गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आज हम लोग CTET 2020 एग्जाम किस तरह से क्रैक करें, इस पर हम लोग बात करेंगे। और इस एग्जाम का जो प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हम लोग जानेंगे। और क्रमशः अगर आप इस चैनल से जुड़े रहे तो आपको सीटेट एग्जाम के सारे टॉपिक्स से संबंधित वीडियो हम लोग डालेंगे। और बिल्कुल हम लोग यह आशा करते हैं इससे आप कंटिन्यू अगर जुड़े रहें तो निश्चित रूप से सीटेट एग्जाम 2020 आप क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस RRM एकेडमी सीटेट 2020 में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें। हम लोग ये जानते हैं कि सीटेट क्या है। सीटेट का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी केंद्रीय शिक्षक योग्यता जांच, यानी केंद्रीय शिक्षक योग्यता जांच। यानी कहने का मतलब है कि इस सीटेट को क्रैक करके आप केंद्र सरकार के अधीन चलने वाले तमाम 1 to 5, 6 to 8 और इससे ऊपर उन विद्यालयों के आप अध्यापक बन सकते हैं। हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 की। पेपर 1 में हम सभी जानते हैं कि 1 to 5 यानी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने की योग्यता रखने वाले शिक्षक तैयार होते हैं। और 6 to 8 यानी पेपर 2 क्रैक करके आप 6 to 8 के शिक्षक बन सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी का जो दौर है, इस दौर में अगर एक ऐसा जॉब, जिस जॉब में अगर कहा जाए तो वाकई में सबसे अधिक आत्मसंतुष्टि अगर आपको मिलती है, अगर सबसे अधिक प्रतिष्ठा, और यदि आपके पास नॉलेज है, आप यदि तन्मयता से स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई किए हैं और कर भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति की यह महत्वाकांक्षा होती है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि अपने नॉलेज से वह समाज की सेवा भी करे, देश की भी सेवा करे, वह अपने परिवार के लिए अर्थोपार्जन भी करे और वह अपने जॉब से संतुष्ट भी। अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो शिक्षक बनना हमारे समाज और देश के लिए गौरव की बात है। एक समाज, एक देश तभी विकसित हो सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके पास कॉम्पिटेंट टीचर हो। और कॉम्पिटेंट टीचर बनना अपने आप में बहुत ही सौभाग्य का काम है, सौभाग्य की बात है। तो क्यों न हम अपने आप को एक टीचर के रूप में, एक सोशल मेंटर के रूप में, एक राष्ट्र निर्माता के रूप में स्थापित करें। और इसी के लिए सीटेट साल में 2 बार एग्जाम लेती रही है और देश के लाखों लाख स्टूडेंट इसमें शामिल होते हैं। और इसका रिजल्ट भी हाल फिलहाल में काफी
अच्छा हुआ है, अच्छा हो रहा है, सुधर रहा है। तो आज हम लोग माइन्यूटली इसके सिलेबस पर फोकस करेंगे और इसकी तैयारी के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं, हमें किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है इसकी तैयारी के लिए, और हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हम इस प्रतिष्ठित एग्जाम को क्रैक करें। इस सीटेट 2020 को हम लोग निश्चित रूप से एक बेहतर अंक के साथ क्रैक करें, और हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है कि आप हमारे साथ बने रहें। निसंदेह आप अच्छे अंक के साथ इसको क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी प्रथम प्रयास में सीटेट को क्रैक किया और मैं अपने अनुभव की सारी बातें आप तक पहुंचाऊंगा, और मैं प्रयास करूंगा कि बिल्कुल सहज और सरल भाषा में सारी चीजें आपके बीच रख सकूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक नजर डालते हैं इसके जो पेपर 1 है, जो क्लास 1 to 5 के लिए है। उसमें आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको शॉर्ट में CDP कहते हैं, चिल्ड्रेन डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। यानी आप जब अपने आप को एक टीचर के रूप में स्थापित करने को सोचते हैं तो आपका नजरिया एक टीचर का हो जाता है। आप एक शिक्षक के नजरिए से समाज के बच्चों को देखते हैं, विद्यालय के बच्चों को देखते हैं। आप कल्पना करें कि आप एक टीचर हो गए, टीचर आप बन गए। क्योंकि होता क्या है कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बोले हुए शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। अगर हम बिल्कुल कमिटेड हो जाएं किसी भी काम को करने के लिए, तो उस बोले हुए शब्द की इतनी ताकत होती है कि हमें वो उसी दिन से दिशा निर्देश देने लगता है, हम अपने आप को उस रूप में ढालने लगते हैं। तो आप कल्पना करें कि आप एक टीचर हो गए, आप विद्यालय में हैं, आपके विद्यालय में बच्चे पहुंचना शुरू कर दिए, पहुंच रहे हैं। अब आप उन बच्चों को देखेंगे तो पाएंगे कि ये बच्चे अलग अलग परिवार से आ रहे हैं, जिनके रहन सहन का तौर तरीका अलग अलग है, जिनके एक तरह से कहा जाए सोचने की जो शक्ति है वो अलग अलग है, जिनके पास जो मेधा है वो अलग अलग है, जिनके पास क्षमताएं हैं वो अलग अलग हैं सीखने की, और पारिवारिक जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, हेरिडिटी है, उनका जो व्यवहार है, उनकी जो बोलचाल की भाषा है, वो सब कुछ अलग अलग है। अब अलग अलग परिवेश से बच्चे हमारे विद्यालय आते हैं, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा वाले बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं। तो हम उनको एक वर्ग में बिठाते हैं, उनको एक मतलब एक लर्निंग जो स्टेज है, लर्निंग जो कैपेबिलिटी है, या लर्निंग अधिगम जो सीमा है, उसके आधार पर हम उनको अलग अलग क्लास में बैठाते हैं। अब हमारे लिए एक क्लास में 40 बच्चे हैं, या एक क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको पहचानना, उनकी क्षमता को आंकना, उनके व्यवहार को परखना, उनकी मनोविज्ञान को देखना, ये हमारे लिए एक चुनौती। और इस चुनौती का हल आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं जब आप उनके
विकास के बारे में जानेंगे, बाल विकास के बारे में जानेंगे। बच्चों का जो विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके बारे में जब आप जानेंगे तो आप धीरे धीरे उन्हें पहचानना शुरू कर देंगे, उनकी क्षमता को समझना शुरू कर देंगे और उनकी जो समस्याएं, उनकी जो भावनाएं, उन भावनाओं को आप समझना शुरू कर देंगे। इसीलिए इसमें जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र में उन सारे चीजों को रखा जाता है जिसके अंतर्गत उन बच्चों को समझना, परखना और उन्हें किस तरह से हम अपने नॉलेज को डिलीवर करते हैं उनकी कैपेबिलिटी के मुताबिक। तो ये सारी चीजें जो है एक पेपर में आती हैं और उस पेपर का नाम है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इस पेपर में 15 अंक का बाल विकास और 15 अंक का शिक्षा शास्त्र, यानी 30 अंक, 30 मार्क्स इस टॉपिक के हैं। हमारा दूसरा टॉपिक इसमें है कि हिंदी भाषा। हिंदी भाषा एक तरह से अगर कहा जाए तो हमारे देश की राष्ट्र भाषा हिंदी है और किसी भी तरह के जो बच्चे हैं उनके बीच जो संप्रेषण है, तो संप्रेषण की भले स्थानीय भाषा हो सकती है, लेकिन राष्ट्रभाषा एक संप्रेषण का माध्यम है और उस भाषा का ज्ञान हमें होना चाहिए। उस भाषागत जो ज्ञान है, व्याकरण से संबंधित ज्ञान है और पठित गद्यांश से संबंधित ज्ञान है। यानी कहने का मतलब है कि मोटा मोटी तौर पर यदि हम कहें तो भाषा के बारे में हमारा ज्ञान संपूर्ण स्तर पर हो, ताकि हम उनकी भावना को समझ सकें और अपनी भावना को उन तक पहुंचा सकें। तो ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए और उस भाषा को हम किस तरह से उनके बीच परोस सकते हैं, किस तरह से हम उनके बीच ले जा सकते हैं ताकि बड़ी आसानी से सुगमता पूर्वक हमारी बात को वो समझ सकते हैं या हम उनकी क्षमतानुसार अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए हिंदी भाषा 15 अंक और हिंदी भाषा शिक्षा शास्त्र 15 अंक, यानी 30 अंक का यह पेपर है। फिर हमारा एक सेकेंड लैंग्वेज में हम जो भी लैंग्वेज देते हैं उस लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि सेकेंड लैंग्वेज हमने इंग्लिश दिया, तो इंग्लिश लैंग्वेज से 15 अंक और इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी से 15 अंक। यानी कहने का मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी चीजें हैं आमतौर पर इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए ताकि हम इंग्लिश को समझ सकते हैं। इंग्लिश के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम उन बच्चों के बीच ले जा सकते हैं, उनकी जानकारी हम दे सकते हैं और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसको हम किस तरह से डिलीवर कर सकते हैं, उसका जो शिक्षा शास्त्र है, उसका जो पेडागोजी है, इसके संदर्भ में भी हमारी जानकारी उत्कृष्ट होनी चाहिए। और यह जो है 15 अंक का यह भी है। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का 15 अंक, इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी का 15 अंक, यानी 30 अंक इसका। इसके बाद चूंकि 1 to 5 में जो टीचर हैं उन्हें लगभग सभी विषयों की जानकारी होनी चाहिए। 1 to 5 के जो टीचर होते हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं होते, वे किसी भी विषय को पढ़ाने की क्षमता लिए हुए होते, संपन्न होते हैं। तो इस अर्थ में अगर कहा जाए तो उन्हें गणित की भी जानकारी बेहतर होनी चाहिए। 1 to 5 के बच्चों का जो मिनिमम लर्निंग लेवल है
उस मिनिमम लर्निंग लेवल के जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स की अच्छी जानकारी उनके पास होनी चाहिए, ताकि उस टॉपिक्स को वो पढ़ा सकते हैं, वो अच्छी तरह से अध्यापन कर सकते हैं और वे बच्चे उस टॉपिक्स के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज ले सकते हैं, वो ग्रास्प कर सकते हैं। तो गणित 15 अंक का और गणित शिक्षा शास्त्र यानी गणित का जो पेडागोजी है, गणित किस तरह से पढ़ाएंगे, किस मेथड का उपयोग करेंगे और हमारे पढ़ाने की जो शैली है, पढ़ाने का जो कौशल है वो किस तरह का होना चाहिए। तो ये पेडागोजी है। इस शिक्षा शास्त्र से संबंधित भी 15 अंक, तो 15-15 30 अंक, इस तरह से गणित का 30 अंक। फिर अब इन्वायरमेंट, पर्यावरण, तो 1 to 5 में जो बच्चे हैं वो पर्यावरण, साइंस और आर्ट्स, जिसको एसएसटी कहते हैं और साइंस कहते हैं, विज्ञान और जिसको हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं, एक नेचुरल साइंस, एक सोशल साइंस। तो दोनों जो सब्जेक्ट्स होते हैं वे 1 to 5 में कंक्लूड होते हैं, वो एक ही पुस्तक में होते हैं और उसमें यह ध्यान दिया जाता है कि जो उनके आसपास की चीजें हैं, उनके अगल बगल की चीजें हैं, तो उनसे संबंधित जो अवेयरनेस है, उनसे संबंधित जो जागरूकता है उन बच्चों में उत्पन्न हो सके। प्रकृति से संबंधित प्रेम, पौधों का संरक्षण, जल संरक्षण, मिट्टी को समझना, इसी तरह से पशुओं के प्रति उनका सद्भाव, प्रेम, फिर एक तरह से कहा जाए तो एक मतलब सामाजिक जो व्यवहार है उससे संबंधित, यातायात की समझ, आवागमन की समझ, रास्ते में कैसे चलते हैं तो उसकी समझ, इस तरह के जो अवेयरनेस हैं उस अवेयरनेस को हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं और उन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इससे संबंधित जो नॉलेज है, इससे संबंधित जो जानकारी है, इसको हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत रखते हैं। तो इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम अच्छे ढंग से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और यह जो है 15 अंक का है। फिर इसका जो पेडागोजी है, पर्यावरण शिक्षण शास्त्र है, यानी हम पर्यावरण को किस तरह से डिलीवर करें, तो उसकी जानकारी का जो पेपर है वह भी 15 अंक का है। तो 15-15 30 अंक। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये कुल मिलाकर के 30 यानी 150 अंक की परीक्षा होती है और 150 अंक की परीक्षा में सामान्य कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 90 अंक लाना आवश्यक है। लेकिन हमारा टारगेट ये रहता है कि हम 100 अंक से ज्यादा लाएं, 110, 120, क्योंकि जितना अधिक अच्छा नंबर हमें प्राप्त होता है हमें जॉब लेने में उतनी सहूलियत होती है। तो हमारा टारगेट रहता है कि हम 120 के आसपास अंक निश्चित रूप से लाएं। अब हम देखते हैं कि पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए यह पेपर 2 है। इसमें भी 3 चीजें जो है कॉमन है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें भी वही है 15-15 30 अंक का। हिंदी भाषा शिक्षा शास्त्र, इसमें भी 15-15 30 अंक। और इसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी 15-15 30 अंक। तो अगर कहा जाए तो यहाँ तक बिल्कुल हमारा सेम, ये हमारा यहाँ तक दोनों का सेम है, कोई अंतर नहीं है। अगर हम 1 to 5 की तैयारी करें
या 6 to 8 की तैयारी करें तो 30, 30, 30 यानी 90 अंक, और इसमें भी 30, 30, 30 90 अंक दोनों पेपर्स का कॉमन है। यानी फर्स्ट पेपर की हम तैयारी अगर कर लेते हैं तो सेकेंड पेपर में भी 90 अंक हमारा आ जाता है। अगर हम अच्छी तरह से तैयारी कर लें तो इस 90 में हम आसानी से 85 ला सकते हैं, 90 में 90 भी ला सकते हैं, या 80 तो कम से कम निश्चित रूप से ले आएंगे। अब आप कल्पना करें जब आप इसी 90 में 85, 80 के आसपास ले आते हैं तो इधर आपको मुश्किल नहीं है, और थोड़ा सा इधर आप प्रयास करते हैं तो आप 90 से ऊपर निश्चित रूप से ले आते हैं और क्रैक कर लेते हैं। और थोड़ा अगर हम सिंसियर हो जाएं तो हमारा अंक 120 निश्चित रूप से आ सकता है। हम देखते हैं कि क्लास 6 to 8 के लिए आगे 90 अंक के बाद जो है वह, अगर हम साइंस फैकल्टी में हैं, हमारा यदि साइंस से हम बीएससी किए हैं तो हमारा जो है साइंस एंड मैथ, इसमें 60 अंक का क्वेश्चन रहता है साइंस और मैथ से। अथवा यदि हम आर्ट्स फैकल्टी में हैं तो एसएसटी में 60 अंक। तो इस तरह से 90 अंक इधर और 60, या तो इस फैकल्टी में 60 या इस फैकल्टी में 60, तो 150 अंक का यानी 150 अंक का हमारा ये पेपर रहता है। और थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं तो निसंदेह इसको पूरी तरह से इसके सिलेबस को हम कवर कर सकते हैं। सिलेबस इतना आसान और इतना सहज और सरल है कि आप एक बार हमारे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से लगेगा कि हम बिल्कुल आसानी से बेहतर अंक ले आ सकते हैं और इसको क्रैक कर सकते हैं। थोड़ा सा अब झलक हम देखते हैं कि ये जो एक तरह से जो सिलेबस है सीटीटी ने दिया है, उस सिलेबस की जो कुछ बातें हैं, जिन बातों को आप यदि ट्रेनिंग किए हैं, डीएलएड किए हैं या बीएड किए हैं या 2 वर्षीय कोई भी ट्रेनिंग का कोर्स आपने किया है, तो आपको ट्रेनिंग के सेशन में आप बहुत सारी चीजें जान गए होंगे और उन्हीं चीजों को यहाँ पर फिर से एक बार दोहरा लेना है, एक बार फिर से समझ लेना है। यदि आपने ट्रेनिंग के किसी टॉपिक्स को क्लियर नहीं कर पाए हो, कंसेप्ट क्लियर यदि नहीं हो पाया हो, तो चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं, एकदम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारे टॉपिक्स के वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। आप इस चैनल पर बने रहें। थोड़ी सी अगर हम लोग देखते हैं, नजर डालते हैं, तो बाल विकास की अवधारणा आप जानते होंगे, ट्रेनिंग किए हैं बाल विकास की अवधारणा से संबंधित। उसके बाद समाजीकरण की प्रक्रिया, फिर कुछ ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिनके विचार, वाइगोस्की, वोगलर। उसके बाद आपको बुद्धि निर्माण कक्षा कक्ष। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास अलग अलग परिवार से बच्चे आते हैं, आप उन बच्चों में कौन से बच्चे हैं जो आसानी से ग्रास्प करने वाले हैं, कौन से बच्चे हैं जिनके ग्रास्पिंग कैपेसिटी अलग है, उसमें आनुवंशिकता की बड़ी भूमिका होती है। फिर परिवार का जो पालन पोषण का स्तर है, फिर उस परिवार के अगल बगल का जो परिवेश है, इसका भी काफी व्यापक प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो इस सब का अध्ययन आपको इसमें करना पड़ता है। इसके बाद है कि अगर जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो निःशक्त हैं, अशक्त हैं, वो भी हमारे क्लास के अंग हैं, तो उनकी अशक्तता को समझना, उनकी जो पहचान है वो करना और उनकी समस्याएं किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेना। इसके बाद है एक बच्चा जो है
वो एक अनुसंधानकर्ता के रूप में किस तरह से कारगर हो सकता है। कारण है कि हमारी बहुत सारी जो चीजें हैं, केस स्टडी है, वो बच्चों के आधार को ही मान करके हम उस केस स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो बच्चों के ऊपर जो एक अनुसंधान है, अन्वेषण है, उसमें भी मतलब एक उसका क्या स्वरूप होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। और इस तरह से कहा जाए तो मतलब चाहे पियाजे का सिद्धांत हो, चाहे वाइगोस्की का सिद्धांत हो, कोहलबर्ग का सिद्धांत हो, उसके बाद है सतत और व्यापक मूल्यांकन, प्रश्न पत्रों का निर्माण, किस तरह से हम बच्चों का जो मूल्यांकन करते हैं उसके लिए किस तरह के प्रश्न पत्रों का निर्माण करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी जानकारी आपने ट्रेनिंग पीरियड में लिया होगा। और यदि उस सारी चीजों से संबंधित अधिगम क्या है, अधिगम का सिद्धांत क्या है, तो इन सारी चीजों को क्लियर हम एक एक वीडियो में करेंगे। और जैसे मान लीजिए कि हिंदी भाषा और शिक्षा शास्त्र, तो हिंदी भाषा में जो व्याकरण का जो पार्ट्स है, व्याकरण के जो भाग हैं, आप जानते हैं कारक है, समास है, पर्यायवाची शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये जो सारे टॉपिक्स हैं उस टॉपिक के बारे में आपकी जानकारी हो। और इससे संबंधित भी वीडियो हम डालेंगे। फिर इंग्लिश में या हिंदी में ही अपठित गद्यांश, आपका जो व्याकरण का जो भाग है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका व्याकरण से नहीं रहता है, बल्कि एक अपठित गद्यांश के रूप में आप जब एक ऐसे गद्यांश को देखेंगे जिसको पहले आप नहीं देखे हैं, उस गद्यांश को आपको देखना होता है। और उसके बारे में आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि वो उस गद्यांश में क्या दिया हुआ है, उस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों का हल हम कैसे कर सकते हैं, उसका शीर्षक क्या हो सकता है, उनका विश्लेषण किस स्वरूप में हम कर सकते हैं, और उससे निचोड़ हम क्या निकालते हैं। इसी तरह से अब अपठित पद्यांश भी होता है। अपठित पद्यांश में ऐसे पद्यांश होते हैं कविता के रूप में जो पहले हम नहीं देखे होते हैं, तो उसको हम जब एकाएक देखते हैं तो उसके बारे में हमारा विजन क्या होता है, हम क्या उससे निष्कर्ष निकालते हैं, और उसमें छिपे हुए जो भाव है उसका निचोड़ हम क्या प्राप्त करते हैं, उसके आधार पर क्वेश्चन का जवाब किस तरह से देते हैं। तो ये हमारी जो क्षमता है, इस क्षमता का आकलन जो है वो होता है। इस तरह से फिर गणित है, गणित का कॉमन जो नॉलेज है, इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है कि गणित हमारा कमजोर है या अच्छा है। आपके पास एक मिनिमम लेवल का गणित का नॉलेज हो, जोड़ घटाव गुना भाग, या इस तरह से भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव, इस तरह से नॉलेज हो, और आपको इतनी आसानी से हम लोग बताएंगे कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और फिर गणित का जो शिक्षा शास्त्र है उसके बारे में भी बिल्कुल आपको इस चैनल में बताया जाएगा और एक एक चीज को क्लियर किया जाएगा। फिर पर्यावरण के बारे में भी आपको जो मौलिक चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग वीडियो बना के डालेंगे। और फिर इसका जो पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र है, उसके बारे में भी आपका कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। फिर इसमें भी फॉर साइंस फैकल्टी के लिए भी साइंस एंड मैथ से संबंधित वीडियो भी हम लोग बनाएंगे, डालेंगे। और फिर इसका जो आर्ट्स फैकल्टी के जो हमारे स्टूडेंट हैं एसएसटी के लिए, तो इसके लिए भी हम लोग पर्याप्त जो मटेरियल है उसको हम लोग बिल्कुल सहज और सरल भाषा में इसको डालेंगे और बिल्कुल इत्मीनान से हम इसको हल कर सकते हैं। इंग्लिश में भी लैंग्वेज में आप जो ग्रामर पोर्शन है, तो ग्रामर में आपको डायरेक्टली ग्रामर से नहीं पूछा जाता है, अनसीन पैसेज के बारे में, अनसीन जो पैसेज है चाहे प्रोज हो चाहे पोएट्री हो, तो उससे संबंधित जो आपका कंसेप्ट है उसको क्लियर हम लोग कराएंगे। कैसे हम अनसीन पैसेज को पढ़ते हैं, उससे कैसे अर्थ निकालते हैं, और फिर जो है क्वेश्चन कैसे हम लोग क्लियर करते हैं, इसके बारे में भी आपको शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक हम लोग बताएंगे कैसे उसको क्लियर कर सकते हैं कम से कम समय में।
और फिर जो है इंग्लिश का जो पेडागॉजी है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें जो ग्रामर पोर्शन के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसको आप नहीं समझ पाए होंगे उनको भी हम क्लियर करेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक संपूर्ण रूप से प्रिपरेशन का जो एक स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोग्राम है वो आपके बीच जाता रहेगा और आप इस चैनल के साथ बने रहेंगे और इसकी हम बेहतर से बेहतर तैयारी करेंगे। हम लोग अगले वीडियो में बारी बारी से हम लोग एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स फिर से रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। सो थैंक्स आप सभी को बहुत